इससे पहले वीडियो लेक्चर के अंदर हम बोहर्स मॉडल के बारे में अध्ययन किए थे और बोहर्स मॉडल से हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट किए थे। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनर्जी रेडियस और उसका लिमिटेशन क्या होगा, ये भी बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले चीज़ ये वीडियो लेक्चर 2 के अंदर हम डिस्कस करते हैं एनर्जी को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्जा। मान लिया जाए कि ये एटम है, एटम के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें रिवॉल्व करता है, चक्कर काटता है, तो चक्कर काटते हुए इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी अलग होगा, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी अलग होगा, थर्ड का अलग होगा। उसके लिए जो एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, एनर्जी En = -13.6 Z²/n², ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये एक वैल्यू होता है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और एक और वैल्यू होता है एनर्जी = -21.8 × 10⁻⁻19 जूल पर एटम। आपको एग्ज़ाम के अंदर जो है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, उसके अंदर ये वैल्यू पूछ देता है कभी कभी, लेकिन जो कैलकुलेशन करना होता है इस वैल्यू पर आपका कैलकुलेशन जो है पूछता है। हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे इस एनर्जी वैल्यू का। यहाँ हम जो है इस एनर्जी वैल्यू पर डिस्कस करते हैं कि इसका एनर्जी -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जहाँ Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए आप लोग जानते हैं, पुट करेंगे वहाँ पर। और N क्या है, बोहर्स ऑर्बिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यहाँ N के वैल्यू जो होंगे 1 लिया जा सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी लिया जा सकता है। N का वैल्यू जो है चेंज होता रहेगा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि N = फर्स्ट, N = सेकेंड, N = थर्ड, फोर्थ। Z यहाँ पर जो है ये भी वेरी करेगा। Z जो है यहाँ पर हाइड्रोजन एटम दिया होगा H, हीलियम दिया होगा, लिथियम दिया होगा, और इस पर सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए देगा। हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन, हीलियम सिंगल इलेक्ट्रॉन और लिथियम +2 का मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी, क्योंकि बोहर्स मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए इस्टेब्लिश है। बोहर्स मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन के कैलकुलेशन को यहाँ पर दिखलाया जा रहा है। बोहर्स मॉडल के अंदर ये बोहर्स मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही लागू होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लागू नहीं होता है। लिमिटेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। अब यहाँ हम बात करते हैं कि En = -13.6 Z²/n², ये वैल्यू आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है हम यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं कि हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या होगा। तो फॉर हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एनर्जी लेवल, यानी कि फर्स्ट एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट विल बी फॉर हाइड्रोजन एटम, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट विल बी, यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ होगा, लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एटम कौन सा है, हाइड्रोजन है। Z का वैल्यू कितना होगा, Z का वैल्यू 1 होगा। और फर्स्ट एनर्जी लेवल दे रहा है, N का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अब इस पर हम वैल्यू रखेंगे E1 = -13.6, Z का वैल्यू 1 रखेंगे, 1² टोटल कितना हो जाएगा, -13.6। फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है 13.6। अगर कहा जा रहा है
कि हाइड्रोजन एटम का ही सेकेंड एनर्जी लेवल क्या होगा, तो E2। अगर हम E2 एनर्जी लेवल लेते हैं तो -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के लिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और सेकेंड एनर्जी लेवल की यानी कि 2 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे -13.6 2 to the 4, इसको डिवाइड करेंगे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आ जाएगा। इस कंडीशंस में देख रहे हैं कि फर्स्ट का एनर्जी लेवल 13.6 और सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल -3.4। इसी तरह से थर्ड का एनर्जी लेवल हम कैलकुलेट कर सकते हैं 6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इजकल टू कितना हो। थर्ड एनर्जी लेवल तो हम बात करते हैं E3 इजकल टू -13.6 1 का स्क्वायर बाई, यहाँ n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 एनर्जी लेवल है, 3 का स्क्वायर -13.6 बाई 9। अब इसको डिवाइड करेंगे 1.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि E3 का वैल्यू जो है ज़्यादा है E2 से, और E2 का वैल्यू जो है E1 से ज़्यादा है। न्यूक्लियस हम जैसे जैसे दूर जाते हैं उसकी एनर्जी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। यहाँ से ये बात हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हीलियम एटम दे दे, तो यहाँ हीलियम एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए देता है, या लिथियम एटम दे दे तो वहाँ पर जेड का वैल्यू जो है बदल जाएगा। यहाँ पर जेड का वैल्यू आपने 1 लिया है, और यहाँ पर जेड का वैल्यू कितना लेंगे 2 लेंगे, यहाँ पर जेड का वैल्यू कितना लेंगे 3 लेंगे। इस प्रकार भरने के बाद जो है कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सेकेंड एनर्जी लेवल थर्ड एनर्जी लेवल का एनर्जी क्या होगा, ठीक है, या फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा। हाइड्रोजन के केस में, हीलियम के केस में और लिथियम के केस में पूछा जाता है। तो वहाँ से आप जेड का वैल्यू रखेंगे और एन का वैल्यू रखेंगे, रखने के बाद आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट, सेकेंड बोहर ऑर्बिट मतलब n इजकल टू क्या हो गया 2 ऑफ हीलियम आयंस, हीलियम आयंस दिया हुआ है, हीलियम के लिए जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको पुट करेंगे E2 इजकल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे -13.6, जेड का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा हीलियम के लिए 2 हो जाएगा, और एन बोहर सेकेंड बोहर ऑर्बिट दे रहा है 2 का स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये फार्मूला रखेंगे कितना हो जाएगा -13.6, जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 दूना 4, और ये हुआ 4 कैंसिल हो जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रुकिए, अगर इसी में पूछता है कि नहीं आप जो है बताइए कि n इजकल टू 3 यानी कि थर्ड बोहर ऑर्बिट में क्या होगा, तो n इजकल टू जब 3 रखेंगे तो इसके लिए E3 इजकल टू -13.6 और 2 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर कर देंगे, -13.6 इंटू 4 और 3 9 कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा आप यहाँ से कर लेंगे। अगर कंपेरेटिवली पूछता है कि हाइड्रोजन और हीलियम का पूछता है तो वहाँ से एक रिलेशन बताते हैं, उस रिलेशन को याद रखिएगा। चलिए, आपके जो प्रॉब्लम से पूछे जाते हैं आपको पता है कि E इजकल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहाँ से 13.6 को ढक लीजिए और जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यहाँ से रिलेशन निकालिए। पहला कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन वर्सेस हीलियम प्लस आयन, तो हाइड्रोजन और हीलियम दो दे दिया हो, हाइड्रोजन दे दिया हो और हीलियम दिया हो, जहाँ पर n का वैल्यू सेम है, n का वैल्यू सेम है मतलब फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन का भी कहेगा और हीलियम का भी फर्स्ट ऑर्बिट कहेगा, तो n क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। लेकिन जेड यहाँ पर क्या है, जेड यहाँ पर 1 है और जेड यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो जेड और n के दोनों के रिलेशन से हम देखते हैं कि n इजकल टू सेम, यानी कि जब n का वैल्यू सेम दे दे, यहाँ n का वैल्यू सेम देगा तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, यहाँ पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, तो EH एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बाई एनर्जी ऑफ हीलियम, तो जेड हाइड्रोजन बाई जेड हीलियम का स्क्वायर, ये रिलेशन हो। इस रिलेशन पर जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर दूसरा जो है क्वेश्चन, अगर जो है n को डिफरेंट कर दें, n डिफरेंट कर दें तो EH बाई E हीलियम इक्वल टू n हीलियम बाई
n हाइड्रोजन का स्क्वायर जो है। इस पर यह आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, प्रॉब्लम देंगे यूनिट के लास्ट में। अब यहाँ तीसरा जो ऑप्शन बन रहा है EH/E हीलियम, EH/E हीलियम, यहाँ देख रहे हैं कि Z डायरेक्टली है और ये है n नंबर ऑफ ऑर्बिट जो है क्या है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस स्थिति में Z हाइड्रोजन बाई n हाइड्रोजन और उसके बाद जो है n हीलियम बाई Z हीलियम, यहाँ है इसके स्क्वायर जो है। तीन फार्मूला यहाँ से जो है ड्राइव होते हैं और तीनों से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, जहाँ पर जो है हीलियम वर्सेस हाइड्रोजन, हीलियम वर्सेस हाइड्रोजन, हीलियम वर्सेस हाइड्रोजन से अगर जो है n का वैल्यू सेम देता है, n का वैल्यू डिफरेंट देता है, या n का वैल्यू भी देता है और z का वैल्यू आपको पता है, उसमें ये रेशियो पूछता है इसका। नीट वगैरह में इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए, यहाँ से ड्राइव होकर के क्वेश्चन फार्मूला बने हैं, इसको नोट कर लीजिए। इस पर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, फिर बात आगे समझ में आएगी। करते हैं रेडियस की बात करते हैं। रेडियस तो कोई भी ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट का क्या होगा, यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं, यहाँ से रेडियस हम निकाल सकते हैं। वो रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट इज एक्सप्रेस्ड एज RN। रेडियस जो है फर्स्ट दे सकते हैं, सेकंड दे सकते हैं, थर्ड दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे। यहाँ जो वैल्यू होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n²/z। यहाँ n क्या है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट रेडियस देखेंगे, और z क्या है, एटॉमिक नंबर। मान लिया जाए कि पहला केस लेते हैं, इफ z = 1 फॉर हाइड्रोजन एटम और n = फर्स्ट लेते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 = 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 1²/1, जो वैल्यू निकल के आएगा वो 0.529 एंगस्ट्रॉम आएगा। एंगस्ट्रॉम को यहाँ पर चेंज किया जा सकता है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, यानी 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू जो है यहाँ पर रखा जा सकता है। फिर इसे अगर z का वैल्यू जो है 1 ही रहे और n का वैल्यू 2 दे दे, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट का निकालना होगा, तो 1 यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर के लिए कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से थर्ड निकाल सकते हैं, फोर्थ निकाल सकते हैं। तो इस कंडीशंस में जो रेडियस है वो रेडियस क्या होगा, धीरे धीरे इसका बढ़ता चला जाएगा, ये वैल्यू जो है आपका बढ़ता चला जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है फिर हम लोग लिमिटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इस मॉडल के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यह मॉडल जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लागू है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लागू नहीं है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लागू होने का मतलब ये है कि जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हाइड्रोजन में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम +2 अगर दे दिया जाए, हीलियम प्लस दे दिया जाए तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम +2 दे दिया जाए तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम के टोटल इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए यह मॉडल जो है लागू है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लागू नहीं है। अब दूसरा यहाँ देखते हैं कि दिस मॉडल गिव्स वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ 2D मोशन जो है ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है 2D सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जो है रोटेट करता है। 3D मॉडल जो है ये नहीं बता पाया, ये भी इसका एक लिमिटेशन है। दिस मॉडल नॉट एक्सप्लेन डी ब्रोगली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली डुअल नेचर ऑफ लाइट और जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और चौथा जो मेन पॉइंट है, दिस मॉडल नॉट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइन इनटू फाइन लाइन, यानी कि जब रेडिएशंस निकलते थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हम लोग जो प्राप्त करते थे, तो उसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है डाला जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें अप्लाई किया जाए तो वो फाइन लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था। यह जिसे कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड में डाला जाए तो फाइन लाइन स्पेक्ट्रम जो मिल रहा था उसे जीमन इफेक्ट कहते हैं। इस चीज़ को इन्होंने नहीं बताया। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है कि जब हम रेडिएशंस को, यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइट को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फाइन लाइन स्पेक्ट्रम में टूट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट याद कर जाइए। और मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जीमन इफेक्ट कहते हैं। ये 2 पॉइंट यहाँ से जो है आपके छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टार्क इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड में जीमन इफेक्ट, ये जो है आप यहाँ से इसको नोट कर लेंगे।
कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, और जो है डी ब्रॉगली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में नहीं बताया। फिर फाइन लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने यानी कि बोहर मोडेल ने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया, दैट इज द स्टार इफेक्ट एंड जिबलिंग।